खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर C36 एक आकर्षक बल। अध्याय 36 एक आकर्षक बल। आथ ने एक व्यस्त शहर की सड़क के किनारे एक आकर्षक छोटा कैफे चुना जो अपने स्वादिष्ट भोजन और पेय के लिए प्रसिद्ध था, जो कई लोगों द्वारा मांगे गए थे। चूंकि आथ ने उस सुबह नाश्ता नहीं किया था, इसलिए उसने एक रसदार बर्गर और एक कप कुख्यात और महंगी कैपुचिनो का ऑर्डर करने का फैसला किया, जिसे वह आजमाना चाहता था। कृपया ऑर्डर करें, एलिसिया, आथ ने धीरे से कहा, क्योंकि वेट्रेस जो उनके ऑर्डर का इंतजार कर रही थी, थोड़ी देर से इंतजार कर रही थी। केवल मेनू को मत देखो। एलिसिया ने आथ की ओर देखा, उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। तुम्हारा मतलब है, मैं वास्तव में यहाँ कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ? ये बहुत महंगा है। यह मेरे खर्चे पर है, आथ ने कहा। पहले उन अपराधियों को सबक सिखाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे दोष मत देना, एलिसिया ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारा सारा पैसा खर्च कर दूँ। फिर उसने मेनू की ओर इशारा किया। मुझे ये चाहिए और यह चाहिए। ओह, और यह भी अच्छा लग रहा है। मुझे भी वह चाहिए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उनका खाना आ गया, और चूंकि आथ ने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए उसने तुरंत अपना बर्गर खाना शुरू कर दिया। एक छोटा सा निवाला खाते हुए वह रसदार मांस के आनंद से चकित रह गया। हालांकि यह गोल्डन पार्क रेस्तरां के खाने जितना खास नहीं था, लेकिन बर्गर का साधारण स्वाद असाधारण था, खासकर नोवल ड्रिमर ऑग के पास ये टेक्स्ट है। क्योंकि आथ के सिस्टम के आशीर्वाद के बाद से यह उसका पहला बर्गर था। वाह, एलिसिया ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अपने सामने स्पेगेटी को देख रही थी। सुगंध बहुत स्वादिष्ट है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जल्दी और खुशी से खाना खाया। खाते समय वह आथ की ओर देखती रही, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या मैं तुम्हें ओप्पा कह सकती हूँ? एलिसिया ने कहा, अपनी पहली स्पेगेटी खत्म करते हुए और अपनी अगली डिश की ओर बढ़ते हुए। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी क्योंकि वह आथ की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। हाँ, क्यों ओप्पा? आथ ने धीरे से पूछा, धीरे से अपने कैपुचिनो गिलास को अपने होठों तक उठाते हुए। मेरी माँ कोरियाई है, भले ही यह मेरे नाम में नहीं दिखता है, उसने एक हंसी के साथ कहा। मैं कोरियाई संस्कृति से काफ़ी परिचित हूँ और मेरे कुछ दोस्त भी कोरियाई हैं। या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ओनी-चान कहूँ? मेरे लिए दोनों ही ठीक हैं। आथ ने पहले कभी इतनी समृद्धि का अनुभव नहीं किया था, क्योंकि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। हालांकि हाल ही में उसकी किस्मत ने अच्छा रुख अपनाया। इस बार दोस्त बनाना बहुत आसान लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी नई लोकप्रियता उसकी नई नई दौलत की वजह से थी। लेकिन आथ ने विनम्र बने रहने की कोशिश की, ये समझते हुए कि हर कोई लोगों का मूल्यांकन सिर्फ उनकी दौलत के आधार पर नहीं करता। मुझे लगता है कि आथ मेरे लिए काफ़ी है, आथ ने अपने सामने रखी कैपुचिनो की एक चुस्की लेते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और स्वादिष्ट स्वाद को देखा। यह उस सस्ती कॉफ़ी से बिल्कुल अलग था जिसका वह आदी था। लेकिन तुम मुझे जो चाहो कह सकती हो, एलिसिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एलिसिया ने अपने सामने रखे खाने की 3 सर्विंग्स रिकॉर्ड समय में खा लीं और उसे एक गिलास फलों के जूस के साथ पी लिया, और फिर, जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, उसने एक स्कूप आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। मैं एक असली अवसरवादी हूँ, उसने शरारती हंसी के साथ कहा, इसलिए इतना सारा खाना ऑर्डर करने के लिए मुझे जज मत करो। आखिरकार, तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे ऋणी हो। आथ ने एलिसिया को जवाब देते हुए हंसी। कम से कम मुझे खुशी है कि कोई मेरे काम से खुश है। अगर तुम चाहो तो एक और ऑर्डर जोड़ सकते हो, उसने कहा। एलिसिया ने फिर आथ को तीखी निगाहों से देखा और अपना मुंह सिकोड़ लिया। तुम्हें लगता है कि मैं कोई सीमा नहीं जानती, आथ ओप्पा? तुम गलत हो, उसने हंसते हुए कहा। मैं एक विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और मैं अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती हूँ। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, तुम्हें पता है, उसने दृढ़ता से कहा। कुछ विषयों पर बात करने के बाद उन्होंने सहजता से बातचीत की। आथ को लगा कि एलिसिया एक ऐसी महिला है जो अपनी बात में स्पष्टवादी है, भले ही वह किसी के प्रति घमंडी न लगे। तो यहाँ तुम्हारी सुबह की दिनचर्या क्या है, एलिसिया? आथ ने पूछा। क्या तुम पास में ही रहती हो? हाँ, मुझे पता है, एलिसिया ने जवाब दिया। मैं आमतौर पर सुबह जल्दी उठती हूँ और झील के किनारे टहलती हूँ, ताज़ी हवा लेती हूँ और खूबसूरत नज़ारे देखती हूँ। उसके बाद मैं स्वादिष्ट नाश्ता करने के लिए पास के कैफ़े में जाती हूँ। लेकिन उसने जल्दी से अपने स्मार्टफोन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप ये जानते हैं? फिर उसने डिवाइस को ऊपर उठाया, जिसमें पिछली रात की नीलामी में आथ द्वारा लोगों से लड़ते हुए एक वीडियो दिखाया गया। वह निश्चित रूप से है, मिस्टर ग्लिट्जी, उसने उत्साह से कहा, अंत में हल्के से हंसते हुए। उसने प्रसिद्ध गायिका क्लॉडिना को बचाने के बाद वास्तव में बहुत ध्यान आकर्षित किया। उफ, एलिसिया ने अपने चेहरे पर घबराहट भरे भाव के साथ कहा। फिर वह खड़ी हुई और बोली, मुझे 1 सेकंड दो, आथ की मौजूदगी से जल्दी से चले जाने से पहले। उसी समय एलिसिया द्वारा भूला गया और मेज पर छोड़ा गया स्मार्टफोन बजने लगा। सेलफोन के डिस्प्ले पर एक नज़र डालने पर आथ ने एक नोटिफिकेशन देखा, जिसमें लिखा था, एलिस इन आइसलैंड 1 घंटे में स्ट्रीमिंग कर रहा है।
हाँ, उसने हैरान होकर पूछा। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर आर्थर ने एलिस इन एसलैंड का मतलब देखा और पाया कि यह एलिस नाम की एक लाइव स्ट्रीमिंग वीट्यूबर थी। उसने कहा, तो एलिसिया भी वीट्यूबिंग करती है। थोड़ी देर बाद एलिसिया आर्थर के पास वापस आए और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। माफ़ी चाहता हूँ, उसने शर्मिंदगी से कहा, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया। और मिस्टर ग्लिट्जी के बारे में, एलिसिया ने जिज्ञासा से कहा, उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस आदमी में आपके साथ बहुत कुछ समान है, आर्थर ओप्पा? सच में? आर्थर ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, उसके चेहरे पर अविश्वास का मुखौटा था। मैं उस आदमी जितना अच्छा महसूस नहीं करता जो आपने मुझे दिखाए गए वीडियो में दिखाया है। एलिसिया उठी, अपना चेहरा आर्थर के करीब लाते हुए, और उससे पूछा, मेरा मतलब है, तुम लोगों की आवाज़ें एक जैसी हैं और किसी कारण से मैंने देखा कि तुम्हारी और मिस्टर ग्लिट्जी की किक में कुछ समानता है। क्या तुम सच में मिस्टर ग्लिट्जी हो? एलिसिया के सवाल का जवाब देते हुए आर्थर ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की। वह झूठ नहीं बोलना चाहता था, फिर भी अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए उसके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक आर्थर इतनी शक्ति और प्रभाव नहीं जुटा लेता कि वह खुद को उन लोगों के सामने अधिक सुरक्षित बना सके जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं, जिसमें एस्टन भी शामिल है, जो काफ़ी प्रभावशाली प्रतीत होता है। अगर मैं मिस्टर ग्लिट्जी होता, उसने शांति से कहा, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देता, एलिसिया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहा है। एलिसिया ने आर्थर की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया और सिर हिलाया। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि आप मिस्टर ग्लिट्जी हैं, उसने फिर हंसते हुए कहा, मुझे बस इसे साबित करने की ज़रूरत है। फिर उसने कहा, और मैं आपको इस जगह पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ, ओप्पा। मैं अक्सर यहाँ मार्शल आर्ट का अभ्यास करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कच्ची शक्ति को और निखारने के लिए इसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपके पास एक पेशेवर एथलीट बनने की प्रतिभा है। आर्थर ने उसके द्वारा प्रस्तुत नाम कार्ड की जांच की, इसमें ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र का पता दिया गया था। उसने सहमति में धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, उसने कहा। उन्होंने सेल फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और फिर एलिसिया ने पूछा कि क्या वह जा सकती है। एलिसिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है आर्थर ओप्पा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे एक और काम करना है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी मिल सकते हैं। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर, अध्याय 37, उदय का समर्थन, गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे पाने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर C37, उदय का समर्थन, अध्याय 37, उदय का समर्थन। आर्थर एलिसिया के साथ अपने शानदार नाश्ते के बाद अपने कमरे में वापस भागा। अपने भव्य बाथरूम में उसका इंतजार कर रहे शानदार शौहर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह गर्म पानी में मजे कर रहा था, एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। क्लॉडिना और एडना अभी अभी आर्थर के कमरे से बाहर निकली थीं, लेकिन आर्थर ने जानबूझकर एडना को एक चुनौती दी थी ताकि रिकॉर्ड समय में परिणाम प्राप्त हो सके। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि परिणाम क्या होगा। सुबह का स्नान करने के बाद आर्थर ने खुद को सुखाया, अपने पसंदीदा कैजुअल कपड़े पहने और आगे के दिन के लिए तैयार हो गया। उसने अपना चमकदार, बिल्कुल नया लैपटॉप चालू किया और उसके सुचारू प्रदर्शन से प्रभावित हुआ। शीर्ष ब्रांड होने के कारण लैपटॉप लगभग चुप था और इसमें एक चिकना, ग्रे और भविष्यवादी डिज़ाइन था जिसने उसे उत्साह से भर दिया। यही वे एप्पल मैकबुक स्पेशल एडिशन 2022 कहते हैं, उसने खुद पर काफ़ी प्रसन्नता महसूस करते हुए कहा। उसने YouTube खोला और तुरंत एलिस नामक एक वर्चुअल यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम की खोज की, जिसकी असली पहचान एलिसिया थी, जो 2D लड़की के पीछे की व्यक्ति थी। वह वहाँ है, उसने कहा। हा, क्या आप जानते हैं, क्या आप मीना-सान को जानते हैं? आज मुझे सबसे अविश्वसनीय अनुभव हुआ। मैं एक वाकई उल्लेखनीय व्यक्ति से मिला जो इतना कुशल था कि उसने एक लड़ाई में 5 विरोधियों को आसानी से हरा दिया। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। वह खुशी से हंसी। यूट्यूब पर एलिस नामक 2D अवतार एक अलौकिक लड़की थी, जिसके सिर पर सफ़ेद बाल थे और वह बहुत स्टाइलिश दिखती थी। जब आर्थर ने वीट्यूबर के पीछे की आवाज़ को पहचानने की कोशिश की, तो उसे इसे पहचानने में थोड़ी कठिनाई हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आवाज़ को किसी बच्चे की आवाज़ में बदलने का फैसला किया हो। वह आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगती है, आर्थर ने खुद से सोचा। करीब से देखने के बाद आर्थर वीट्यूबर लड़की को एलिसिया के रूप में पहचानने में सक्षम था। उसकी मुस्कान बढ़ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ईमानदार और टॉमबॉय जैसी एलिसिया ने ये साइड जॉब ले ली है। उसी समय उसे उसके लिए बढ़ती हुई प्रशंसा महसूस हुई। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो 19 साल की छोटी उम्र के बावजूद स्वतंत्र होना चाहती थी। इसके अलावा एलिस ने अपने पहले के अनुभव को साझा किया, जो आर्थर ने एलिसिया के साथ जो किया था, उसके समान था, जिसे वे सभी ध्यान से सुनते थे।
हाय मिस्टर ग्लिट्जी, एलिस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या आप अभी मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हाँ, आथा तब चौंक गया जब एलिस ने अचानक मिस्टर ग्लिट्जी का जिक्र किया। मीना सान, उसने शुरू किया, क्या तुम्हें पता है कि मैं आज एक नीलामी आयोजित कर रही हूँ। जो सबसे ज्यादा दान करेगा उसे मेरे साथ दोपहर का भोजन करने का मौका मिलेगा। क्या ये दिलचस्प नहीं है? उसने अपनी आवाज में जिज्ञासा के भाव के साथ पूछा। मुझे पता है कि यह बहुत रोमांचक है ना? आथा ने सोचने की कोशिश की कि एलिस उसे अपनी पहचान बताने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रही थी। क्या उसने जानबूझकर अपना फ़ोन टेबल पर छोड़ा था ताकि उसे पता चले कि वह एक वीट्यूबर है और आथा अंततः उसके इवेंट में लाइव आकर अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति करेगा? क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? उसने सोचा। हरेम फैन ने $1000 का दान दिया और कहा, एलिस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? Zex09 ने $1500 का दान दिया और कहा, एलिस, तुम मेरी आदर्श हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे प्रति आदर भाव रखूंगा और तुम्हारे प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करना कभी बंद नहीं करूंगा। मार्क ने $10,000 का दान दिया और कहा, एलिस, क्यों न हम साथ में लंच करें और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें कुछ ही समय में अपने प्यार में पागल कर सकता हूँ। मार्क ने $10,000 का दान दिया और कहा, एलिस, तुम्हारी प्यारी और मजाकिया आवाज़ ने मुझे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है। मैं जल्द ही तुमसे मिलकर बहुत खुश होऊंगा। मार्क कौन है? वह बिल्कुल पागल है। क्या वह वाकई हमारे आदर्श के साथ लंच करने के लिए इतना पैसा दे रहा है? हैरी ने $30,000 का दान दिया और कहा, हाय एलिस, मैं एक युवा सीईओ हूं और मैं अपने जीवनसाथी को खोजने के मिशन पर हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही मेरे लिए सही हो। क्यों न हम मिलें और मैं आपको दिखाऊं कि मैं कितना दयालु और आकर्षक हूं। कई महिलाएं मेरा ध्यान आकर्षित करने की होड़ में हैं। मार्क ने $15,000 का दान दिया और कहा, एक युवा सीईओ क्या कर सकता है? एक ऐसी कंपनी के लिए निवेशकों के पैसे पर निर्भर रहना जो कुछ ही दिनों में ढह जाएगी। मैं मार्को हूँ, एक अमीर युवा मालिक जो जब चाहे आपकी कंपनी को भी गिरा सकता है। जाओ, खुद को मार डालो, हैरी। जैसे ही एलिस ने नीलामी के बारे में अपनी घोषणा की, दान की बाढ़ सी आ गई। कुछ लोगों ने उस दिन स्ट्रीम पर शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा भी की। #1 मार्क $35,000 #2 हैरी $30,000। आथा ने गहरी सांस ली जब उसने महसूस किया कि जो लोग एलिस के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए होड़ कर रहे थे, वे वास्तव में दो लोग थे जिनसे वह परिचित था। मार्को, उसका चचेरा भाई, और हैरी, जिसने पहले क्लॉडिना के कार्यक्रम में नीलामी में भाग लिया था। हैरी ने $10,000 का दान दिया और कहा, तुम एक बिगड़ेल बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं हो जो केवल अपने माता पिता को अपने मनचाही चीज़ पाने के लिए हेरफेर करना जानता है। तुम एक विषैली सत्ता हो जो जीवित रहने के लायक नहीं हो। मार्क ने $10,000 का दान दिया और कहा, मेरे सामने से चले जाओ, हैरी। तुम एक मूर्ख कुंवारी लड़की से ज़्यादा कुछ नहीं हो, जिसने एलिस जैसी मशहूर लड़की के साथ रात बिताने का सपना देखा था। अपने सपने अपने पास रखो, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा और तुम्हारी मर्दानगी को नोच लूँगा। मीना सान, एलिस ने कहा, उसका आभासी शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने मार्क और हैरी के दान युद्ध को देखा था। कृपया मेरी स्ट्रीम पर हंगामा न करें, इससे मुझे दुख होता है। हैरी ने $10,000 का दान दिया और कहा, बेहतर होगा कि तुम जो कह रहे हो उस पर ध्यान दो। मार्को, तुम बेवकूफ़ हो। मुझे पता है कि जल्द ही तुम्हारा भत्ता खत्म हो जाएगा और तुम फिर से रोने लगोगे और अपने माता पिता से और भीख मांगोगे। मैं ही एलिस के साथ लंच करूंगा और उसका दिल जीतूंगा। #1 हैरी $70,000 #2 मार्क $65,000। मी ग्लिट्जी ने $10 दान किए और कहा, हाय एलिस, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जल्द ही आपके साथ फिर से नाश्ता करना पसंद करूंगा। आथा के पास मार्क और हैरी द्वारा किए गए दान से आगे निकलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था ताकि असहाय लड़की को दो मूर्ख पुरुषों से बचाया जा सके। अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे डांटूंगा, आथा ने धीरे से कहा। आथा ने देखा कि एलिस की स्ट्रीम पर चैट अचानक भीड़ और सक्रिय हो गई थी। किसी ने कहा कि मी ग्लिट्जी ने केवल $10 दान किए हैं, एक व्यक्ति ने कहा। मैं उससे बेहतर प्रदर्शन करूंगा और $11 दान करूंगा और अगला मी ग्लिट्जी बनूंगा, दूसरे ने मजाक किया। यह हास्यास्पद है। उपयोगकर्ता नाम पहले से ही प्रसिद्ध है, जो भी यह व्यक्ति है वह हताश होना चाहिए। असली मी ग्लिट्जी को वापस लेने दो, बेवकूफ़। श्री ग्लिट्जी ने $10 लाख दान किए और कहा, ओह, लगता है कि मैं पिछली राशि में कुछ शून्य लिखना भूल गया। नमस्ते सभी। हाँ, मैं असली श्री ग्लिट्जी हूँ। क्या $1 मिलियन? वह पागल हो गया है। वह वास्तव में असली श्री ग्लिट्जी है। श्री ग्लिट्जी, क्या आप कृपया मेरे YouTube चैनल को कुछ पैसे दान कर सकते हैं? श्री ग्लिट्जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। उसी समय आथा को एलिसिया से एक छोटा संदेश मिला। आथा ओप्पा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम वास्तव में श्री ग्लिट्जी हो। क्या तुम कृपया मुझे अपना खाता नंबर दे सकते हो ताकि मैं तुम्हारे द्वारा इतनी उदारता से दान किए गए पैसे वापस कर सकूं?
अपनी छोटी सी चाल से मैंने जो परेशानी खड़ी की उसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूँ और मैं ईमानदारी से माफ़ी मांगता हूँ। अगली बार मैं इसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने में बहुत खुश होऊंगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं असली श्रीग्लिट्ज़ी को खोजने में सक्षम था। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आर्थर गार्डनर अध्याय 38 क्रिम्सन एन्चेंटमेंट गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे पाने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर सी 38 क्रिम्सन एन्चेंटमेंट अध्याय 38 क्रिम्सन एन्चेंटमेंट। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद क्लॉडिना का बहुप्रतीक्षित एकल संगीत कार्यक्रम आखिरकार आ ही गया। शहर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और आर्थर अपनी विशेष बुगाटी ला वॉचर परफेक्ट को चलाते हुए स्टाइल में पहुंचे। उन्होंने काले रंग का सूट पहना हुआ था और वे वाहन के ड्राइवर की तरफ से बाहर निकले। उन्होंने यात्री का दरवाज़ा खोला और लहराते सुनहरे बालों वाली एक युवा लड़की एडना बाहर निकली। उसने एक आकर्षक लाल पोशाक में अपना सर्वश्रेष्ठ दिखने का प्रयास किया था, जो उसके गोरे रंग को उजागर कर रही थी। साथ ही लाल लिपस्टिक का एक स्पर्श उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा था। वह एक आकर्षक दृश्य थी जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। यदि केवल पूर्णता से बड़ा कोई शब्द होता तो भी वह उस रात एडना की सुंदरता, लालित्य और चमक का वर्णन करने में सक्षम नहीं होता। वह वास्तव में कुछ दिव्य लग रही थी, जिसे भगवान के हाथों से बनाया गया था और पृथ्वी को आशीर्वाद देने के लिए भेजा गया था। अपनी भव्यता के साथ, धन्यवाद बॉस, एडना ने बड़बड़ाते हुए उसे एक गर्म मुस्कान दी और उसके बाईं ओर कदम बढ़ाया और उसके हाथ में अपना हाथ डाल दिया। क्या तुम मुझे आर्थर नहीं कह सकती, प्लीज़ एडना? उसने शांत स्वर में पूछा। एडना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, मैं अपने बॉस को सीधे नाम से कैसे संबोधित कर सकती हूँ? हाथों में हाथ डाले वे शहर के केंद्र में खड़ी भव्य अंडाकार इमारत में शान से चले गए। एडना और आर्थर बहुत ही शान से साथ साथ चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे कोई सेलिब्रिटी कपल हों। वे बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थे, उनके कपड़े दसियों हजार डॉलर से ज्यादा के लग रहे थे। वे जहां भी चलते थे एक चमकदार चमक उनके पीछे पीछे चलती थी, जो देखने के लिए भाग्यशाली लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी। एक आकर्षक सुंदर आदमी, एक लुभावनी सुंदरता वाली महिला द्वारा अनुरक्षित। एडना अपनी लाल पोशाक में शान से तैर रही थी, नाजुक कपड़ा उसके शरीर को सहला रहा था और वह शान से आगे बढ़ रही थी। तुम हमेशा हर मोड़ पर हर किसी की प्रशंसा का केंद्र लगती हो, एडना, आर्थर ने अपनी सांसों में बुदबुदाया और उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी, जबकि वह उसके बाएं हाथ से लिपटी हुई थी। मैं आभारी, विनम्र और गौरवान्वित हूँ, उसने एक नर्म, कोमल आवाज़ में उत्तर दिया। लेकिन मैं आपकी दयालुता के बिना ये सब हासिल नहीं कर पाती। मैं सिर्फ एक वेट्रेस थी इससे पहले कि आपने मुझे इतना सम्मानित पद दिया। आप मेरे जीवन में सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप मेरे लिए एक देवदूत अभिभावक की तरह हैं, बॉस, उसने अपनी आवाज़ में प्रशंसा और उत्साह के भाव के साथ कहा, जब वे भव्य और प्रभावशाली इमारत की ओर बढ़ रहे थे। उसने कहा, मेरे जीवन में आपका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करूंगी कि आप खुश रहें। क्या आपको यकीन है कि आपने इसे बहुत आगे नहीं बढ़ाया है, एडना? आर्थर ने धीरे से पूछा। फिर एडना ने हल्के से हंसते हुए अपने होठों को मनोरंजन में एक साथ दबाया। मैं बस ईमानदार होने की कोशिश कर रही हूँ, उसने जवाब दिया। आर्थर और एडना की उपस्थिति ने सभी की निगाहें उनकी ओर मोड़ दी, जिससे जोड़े को देखने वाले सभी लोगों की प्रशंसा के भाव उभर आए। वाह, ये दोनों कौन हैं? वे एक सेलिब्रिटी जोड़े की तरह दिखते हैं, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। वाह, वह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। उसकी सुंदरता किसी भी चीज़ से बेजोड़ है जो मैंने कभी देखी है। वह उस लाल पोशाक में बिल्कुल सही लग रही है, ये वास्तव में आकर्षक है। क्या वह अभी सीमित संस्करण वाली बुगाटी में नहीं आया था? मैंने सुना है कि उन्होंने केवल 5 ही बनाए हैं। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रही होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वे वाकई एक आदर्श जोड़ी हैं। क्या वे किसी विदेशी देश से आए हैं? मैं उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता। आर्थर और एडना को एक काले कपड़े पहने परिचारक द्वारा शाम के एकल प्रदर्शन के लिए भव्य थिएटर में ले जाया गया। उन्हें सबसे खास सीटों पर ले जाया गया, जो 5 के 2 खंडों में व्यवस्थित थीं और आयोजन स्थल के सामने स्थित थीं। शो का आनंद लेने के लिए 10 शानदार कुर्सियां बिल्कुल सही जगह पर रखी गई थीं। एडना खुशी और खुशी के भाव के साथ टहल रही थी। उसे लगा जैसे वह उस रात दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला थी। वह अपने सबसे प्रिय व्यक्ति आर्थर के साथ चल रही थी, और वे क्लॉडिना के एकल संगीत कार्यक्रम में भी भाग लेने जा रहे थे, एक गायिका जिसे वह वर्षों से अपना आदर्श मानती थी। इसके अलावा उन्हें कार्यक्रम में सबसे विशेषाधिकार प्राप्त सीटें मिलीं, जिसके बारे में एडना ने केवल सपने ही देखे थे। एडना खुशी से अभिभूत थी। यह उसके जीवन की सबसे यादगार रात थी। ओह बॉस, मैं आज रात बहुत खुश हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्थर ने जवाब में मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर खुशी देखी।
आथा और एडना ने फिर वीआईपी क्षेत्र में अपनी सीट ली, जिससे उनके आसपास की कुर्सियों पर बैठे अन्य 8 लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। वे सभी पुरुष थे जो एक ही विशेष खंड में बैठे थे। ये लोग कौन हैं? वह क्लॉडिना फैंस क्लब का हिस्सा नहीं है। उसे वीआईपी सीट पर बैठने की अनुमति क्यों है? यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह आदमी एक महिला को वीआईपी सीटों पर क्यों ला रहा है? क्लॉडिना प्रशंसक क्लब द्वारा ये पहले ही स्थापित किया जा चुका है कि उसके मनोरंजन द्वारा आयोजित एकल संगीत कार्यक्रमों के दौरान केवल पुरुष ही वीआईपी सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। प्रबंधन: यह आदमी उस परंपरा की अवहेलना कर रहा है जिसे बनाने के लिए क्लॉडिना के वफादार प्रशंसक क्लब के सदस्यों ने कड़ी मेहनत की है। उसे उसके अनादर के लिए सबक सिखाया जाना चाहिए। उसे भीड़ के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। यह आदमी जानबूझकर क्लॉडिना के एकल संगीत कार्यक्रम में इतनी आकर्षक दिखने वाली महिला को लाया है। क्या वह आज रात अपने विशेष कार्यक्रम में किसी ऐसी महिला को लाकर क्लॉडिना को मात देने की कोशिश कर रहा है जो सुंदरता में उसके बराबर हो सकती है? मैं उसके पास जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि उसे उसके किए की सजा मिले। आथा और एडना एक दूसरे के बगल में बैठे थे, धैर्यपूर्वक क्लॉडिना के एकल संगीत कार्यक्रम के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। उनके हाव भाव शांत थे, फिर भी उनके चेहरे प्रत्याशा से जगमगा रहे थे। वे कुछ समय पहले हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद से गायक के मंच पर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी समय आथा और एडना के आसपास बैठे 8 अन्य लोग अचानक खड़े हो गए। उनके चेहरे गुस्से से विकृत हो गए और वे जोड़े को खतरनाक नजरों से देखने लगे। तुम दोनों कौन हो? वीआईपी क्षेत्र में बैठने से पहले क्लॉडिना फैन क्लब के सर्वोच्च रैंकिंग वाले सदस्यों से अपना परिचय देना आपके लिए शिष्टाचार होगा। मैं रॉबिन हूँ, इस शहर के सबसे प्रसिद्ध फैन क्लब का नेता। सम्मान के एक इशारे के रूप में कृपया यहाँ आने के लिए अपने अच्छे इरादों को प्रदर्शित करने के लिए मेरा हाथ चूमें। वह आदमी जो अपने मध्य 30वें दशक में लग रहा था, आथा से कठोरता से बोला। एडना ने आथा के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। उसे लगा कि कुछ अजीब होने वाला है। क्या आपको लगता है कि मुझे आपके अंगरक्षकों को बुलाना चाहिए, बॉस? ऐसा लगता है कि हम कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं, उसने पूछा। आथा ने जानबूझकर अपना सिर हिलाया और कहा, मैं क्लॉडिना के विशेष कार्यक्रम में हलचल पैदा नहीं करना चाहता। हमें उन्हें खुद को मूर्ख बनाने देना चाहिए। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथा गार्डनर, अध्याय 39, क्लॉडिना की अटूट आवाज, गुना, विशेष प्रस्तावों के साथ नॉवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथा गार्डनर C39 क्लाउडिना की अटूट आवाज, अध्याय 39, क्लाउडिना की अटूट आवाज। आथा चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। एडना ने भी उसका अनुसरण किया, उनके चारों ओर इकट्ठा हुए लोगों के हंगामे से अविचलित। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं समझते कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं? नसी सीट पर कब्जा करने की कोशिश करना जिसके आप स्पष्ट रूप से हकदार नहीं है। जो व्यक्ति फैन क्लब का हिस्सा नहीं है, वह इस कॉन्सर्ट में सबसे महंगी और सबसे अधिक मांग वाली सीटों तक कैसे पहुंच सकता है? रॉबिन ने आथा को गुस्से से घूरा। आथा ने अपना सिर उठाया और रॉबिन की ओर देखा, जो अपनी पीठ सीधी करके खड़ा था और अचानक रॉबिन से लंबा दिखाई दे रहा था। उसकी निगाहें तीव्र और शांत दोनों थीं। आपका दिन शुभ हो, मिस्टर रॉबिन, फैन क्लब के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति। चूंकि मैं क्लॉडिना के सीधे अनुरोध पर यहाँ हूँ, इसलिए मुझे आग्रह करना चाहिए कि आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको वीआईपी क्षेत्र से पूरी तरह से हटाने में संकोच नहीं करूँगा। क्या बकवास है? आथा के शब्दों के जवाब में रॉबिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप इस बात से पूरी तरह बेखबर लग रहे हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, मेरे और पूरे फैन क्लब के सामने अपनी आत्मा अवशोषित हरकतों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रात मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपना सबक सीखो और सबके सामने शर्मिंदा महसूस करो। आथा ने निडरता से उस आदमी को चुनौती दी। उसकी आवाज़ स्थिर और मजबूत थी। मैं तुम्हें कोशिश करने की दुगुनी चुनौती देता हूँ। अरे तुम! रॉबिन ने आथा पर दृढ़ता से चिल्लाया, उसकी दिशा में एक आरोप लगाने वाली उंगली उठाई। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। ये कार्यक्रम क्लॉडिना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जिसके पास इस फैन क्लब के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करने की भी शालीनता नहीं है। अन्य सभी वीआईपी सदस्यों ने सहमति में आथा को घूर कर देखा। यदि तुम तुरंत नहीं गए तो मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा, आदमी ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। फिर रॉबिन ने अपना स्वर नर्म किया और एडना की ओर देखा। हालांकि वह यहाँ रह सकती है, ये प्यारी महिला तुमसे ज्यादा यहाँ रहने की हकदार है। आथा ने धीरे से मुस्कुराया और रॉबिन की आंखों में देखा। उसकी नज़र शांत और शांत थी। चलो, उसने प्रोत्साहित किया। मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो। तुम यहाँ सबसे अच्छे हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। रॉबिन ने स्थिति से परेशान होकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम मूर्ख हो।
रॉबिन ने आथा पर मुट्ठी बांधकर हमला किया, लेकिन आथा ने उसे आसानी से पकड़ लिया और अपनी कलाई को अचानक मोड़कर रॉबिन को जोर से जमीन पर गिरा दिया, जिससे सभी दर्शकों का ध्यान उनकी ओर चला गया। कॉन्सर्ट में मौजूद सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और वीआईपी क्षेत्र में हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए अपने स्मार्टफोन को पकड़ लिया। रॉबिन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वे जानते थे और जो क्लॉडिना फैन क्लब में उच्च पद पर था, एक अपरिचित व्यक्ति पर हमला करने के असफल प्रयास में वह जमीन पर गिर पड़ा था, जो हाल ही में अपनी साथी एक आश्चर्यजनक सुंदर महिला के कारण आकर्षण का केंद्र बन गया था। वाह, वह आदमी वाकई कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, किसी ने विस्मय से आंखें फैलाते हुए कहा। वह वीआईपी सीट पाने में सफल रहा, जो आमतौर पर क्लॉडिना के फैन क्लब के सबसे सम्मानित सदस्यों के लिए आरक्षित होती है। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि वह कौन हो सकता है, किसी विदेशी राज्य का राजकुमार या कोई धनी व्यक्ति जो अपनी निजता को महत्व देता है। किसी भी तरह से ये कल्पना करना कठिन है कि वह भारी कीमत चुकाए बिना वह सीट पाने में सफल रहा। ऐसा लगता है कि फैन क्लब का उच्च स्तर शक्तिशाली और समृद्ध व्यक्तियों से बना है, जो क्लॉडिना की घटनाओं के कई पहलुओं पर प्रभाव रखते हैं, किसी ने सोचा। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि इस रहस्यमय व्यक्ति का क्या होगा। साथ ही काले सूट पहने 10 पुरुषों को वीआईपी क्षेत्र की दिशा में बढ़ते हुए देखा गया। ये 10 अंगरक्षक एस्टन के भूतपूर्व कर्मचारी थे, जिन्हें एडना ने भर्ती किया था और जिन्होंने बिना किसी इनाम की उम्मीद के आथा को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, क्योंकि उसने उन्हें जो पैसे दिए थे वे उनके जीवन और उनके परिवारों के लिए पर्याप्त थे। रॉबिन अपने पैरों पर कूद पड़ा, उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था और उसने आथा की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, सुरक्षा अधिकारी, कृपया इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें, उसने मुझे मारा जिससे मैं गिर गया। उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, जो इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अन्य वीआईपी सदस्यों ने आथा को संदेह से देखा। अब उसके पीछे 10 बड़े आदमी खड़े थे जो उसे एस्कॉर्ट प्रदान करने आए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बदमाश, तुम क्लॉडिना के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उन्होंने पूछा। तुमने इस महत्वपूर्ण अवसर को बाधित करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने आथा पर चिल्लाया। आथा ने 8 लोगों को एक तीक्ष्ण और दृढ़ निगाह से देखा। मैं तुम्हें अब इस जगह से चले जाने का मौका दे रहा हूं, इससे पहले कि और अधिक लोग इकट्ठा हो जाएं और तुम अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अपमान सहने के लिए मजबूर हो जाओ। क्या तुम पागल हो? उन्होंने जवाब दिया। तुम्हें जाना चाहिए, तुमने अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार से ये सब किया है। मुझे यहाँ आदरणीय सुश्री क्लॉडिना रिगल ने खुद आमंत्रित किया था, आथा ने घोषणा की। इस कथन ने क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया। वे ये समझ नहीं पाए कि उसने क्या रहस्योद्घाटन किया है। उसी समय जब सभी का ध्यान वीआईपी सीटिंग और उनके आगे के प्रभावशाली मंच पर था, भव्य पर्दा धीरे धीरे पीछे खींचा जा रहा था। किसी का ध्यान नहीं गया। क्लॉडिना की आवाज़ थिएटर में शानदार ढंग से गूंज रही थी। उसका लहजा कोमल लेकिन आज्ञाकारी था। उसकी घोषणा, मैंने व्यक्तिगत रूप से उन दोनों को अपने विशेष अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है। ये वाक्य हर किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। क्लॉडिना, बिल्कुल सही, क्लॉडिना, राजकुमारी के मंच पर आते ही किसी ने विस्मय में कहा। जब वह अपने भव्य प्रवेश पर थी तो सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वह एक चमकदार सफ़ेद गाउन पहने हुए थी, जिस पर नीले रंग के लहजे थे जो उसके शरीर से नीचे की ओर बह रहे थे और उसके पीछे लटक रहे थे। वह एक ऐसी आभा के साथ आई जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस रात लोगों ने उसके बारे में कुछ अलग देखा। उसका चेहरा पहले की तुलना में अधिक दृढ़ और अधिक करिश्माई था, जिससे वह पहले की तुलना में और भी अधिक अलग और अधिक आकर्षक लग रही थी। मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि हम आज रात इस स्थान पर शांति और एकता के संदेश के साथ एक साथ आएं। यह मेरी सच्ची इच्छा है कि मेरे द्वारा बनाए गए सभी कार्य सभी के लिए सुलभ हों और उनका आनंद लिया जाए, न कि केवल एक निश्चित समूह द्वारा जो क्लॉडिना फैन क्लब के प्रति निष्ठा का दावा कर रहे हों लेकिन मेरी भावनाओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। क्लॉडिना ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा। इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूं कि इस क्षण से आगे मैं अपने नाम पर किसी भी फैन क्लब को बर्दाश्त नहीं करूंगी जो ऐसे लोगों से बनी है जो एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा मैं उम्मीद करती हूं कि आज रात मेरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति ने अपमानजनक व्यवहार किया है, वह उपस्थित सभी लोगों से माफी मांगे और फिर तुरंत इस जगह को छोड़ दे। इस घोषणा पर उपस्थित सभी लोग अविश्वास में अवाक रह गए। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय शॉपिंग का आनंद लें। अजय आथक गार्डनर C40 बिना शर्त प्रशंसा। अध्याय 40 बिना शर्त प्रशंसा। 8 उपद्रवी जो वीआईपी सीटों पर कब्जा कर रहे थे ने क्लॉडिना के शब्दों को सुनने के बाद तुरंत माफी मांगी। अनिच्छा से वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। कुछ लोग पूरी तरह से कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए, जबकि अन्य पीछे की सीटों पर चले गए। अपने आदर्श के महत्वपूर्ण संगीत कार्यक्रम के दौरान अपने अनुचित व्यवहार से शर्मिंदा थे। उन सभी ने बेहतर प्रशंसक बनने और भविष्य में क्लॉडिना को अपना सच्चा समर्थन दिखाने का वादा किया।
क्लॉडिना ने शाम के एकल संगीत कार्यक्रम की शुरुआत अपने नवीनतम गीत के साथ की, एक हार्दिक रचना जिसे उन्होंने हाल ही में प्राप्त जीवन के सबक के आधार पर तैयार किया था। इस गीत के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई से व्यक्त किया कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो इतनी परेशान है और ऐसा लगता है कि अंधकार हमें घेर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अगर हम साथ खड़े हों तो हम बच सकते हैं। उठो और प्रकाश की ओर बढ़ो। कमरे में मौजूद सभी लोग तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए और जल्दी ही उस छोटी सी गड़बड़ी को भूल गए जो अभी अभी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे क्लाउडिना की आवाज़ की मोहक और मनमोहक ध्वनि से दूर जा रहे थे, जिसने उनके दिलों पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें उसके सुंदर गायन की लय पर धीरे धीरे झूमने पर मजबूर कर दिया, जो कि स्वर्गदूत जैसी स्नो वाइट राजकुमारी थी। समझ और क्षमा में एक शक्ति है। ये हमें शांति लाने का एकमात्र तरीका है। हम अपने घावों को ठीक कर सकते हैं और एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और एक गहरी समझ हासिल करना सीखें। क्लाउडिना ने इतनी सही आवाज़ में गाया कि सभी लोग हैरान रह गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपने दिल की भावनाओं और भावनाओं से दूर जाने दिया। चलो अपने पंख फैलाएं और उड़ें। हमें जीवित रखने की ताकत पाएं। चलो एक साथ जुड़ें और मजबूत बनें। एक साथ हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। क्लाउडिना ने पूरे दिल और आत्मा से गाया, धीमे और सही धुन के प्रत्येक स्वर में अपनी भावनाओं को उंडेला। सभी मंत्रमुग्ध थे, उपस्थित लोग और घर से सुनने वाले दोनों। वह अद्भुत है, वे सभी ने कहा। हमें प्यार और शांति को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। हमें अंदर की आशा को महसूस करना चाहिए। हमें प्रकाश की किरण बनना चाहिए। तो हम सब मिलकर इसे सही कर सकते हैं। क्लाउडिना ने अपना गाना समाप्त किया। जैसे जैसे संगीत बंद होता गया, उसकी आवाज़ धीरे धीरे एक खामोशी में बदल गई। क्लाउडिना के प्रदर्शन से सभी मंत्रमुग्ध लग रहे थे। सभी खड़े हो गए, उत्साह से ताली बजाते हुए और जयकार करते हुए, गौरव की रात का जश्न मनाते हुए। वाह! वे एक साथ चिल्लाए। आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ग से आ रही हो, इतनी सुंदर कि इसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। लोग भावनाओं से अभिभूत थे, कुछ तो आंसू भी बहा रहे थे। मुझे यकीन है कि आप सभी ने कुछ दिन पहले मेरे साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुना होगा, क्लॉडिना ने शुरू किया। उसके सम्मोहक शब्दों ने तुरंत सभी का पूरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे पता है कि यह केवल मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। फिर उसने उस घटना पर चर्चा की जिसमें उसके प्रबंधक ने लगभग उसकी वर्जिनिटी को नीलाम कर दिया था। आज रात मैं ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के अपमानजनक रवैये से घृणा करती हूँ। हमारे पास खुद के लिए खड़े होने और ये दिखाने की ताकत और साहस है कि हम वापस लड़ सकते हैं। क्लॉडिना की बातें सुनने वाली हर महिला विशेष रूप से उनसे प्रभावित हुई, जो पीड़ित थी। पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार के बारे में चिल्लाते हुए लोगों ने उम्मीद जताई कि आखिरकार किसी ने इस मुद्दे को उठाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं को अधिक ध्यान और सम्मान मिले। अब समय आ गया है, उन्होंने कहा। क्लॉडिना ने दृढ़ता से घोषणा की, हमें ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ना चाहिए कि हमारी आंखों के सामने अन्याय न हो। उस रात कोई मेरे पास आया, मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, और उन्होंने मुझे दिखाया कि दयालुता अभी भी हमारे दिलों में रहती है। क्लॉडिना के शब्दों को सुनकर उपस्थित लोगों को मिस्टर ग्लिट्जी के वीरतापूर्ण कार्यों की याद आ गई, जिनका वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा था। उन्होंने क्लॉडिना को बचाने के लिए कई लोगों से लड़ाई की थी और उसे बचाने के लिए एक बहादुर प्रयास में पुलिस के साथ कार का पीछा भी किया था। वह बहुत ही देखभाल करने वाला व्यक्ति है, हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के तरीकों की तलाश करता रहता है। उनका उदार और विनम्र स्वभाव इतना मजबूत था, इसने धीरे धीरे मेरे दिल के चारों ओर की बर्फीली दीवार को पिघला दिया, और वह मेरा दिल जीतने में भी सफल रहा है। क्लॉडिना ने अपना भाषण समाप्त किया और जैसे ही उसने भाषण समाप्त किया, भीड़ में चर्चा शुरू हो गई और उसके द्वारा बताए गए बिंदुओं पर चर्चा होने लगी। लेकिन रुकिए, क्या मैंने सही सुना? क्लॉडिना ने कहा कि उसे किसी में रोमांटिक रुचि है। यह मिस्टर ग्लिट्जी कौन हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि वह पहले से ही जानती है कि वह व्यक्ति कौन है? क्या मिस्टर ग्लिट्जी क्लॉडिना का प्यार जीतने के लिए पर्याप्त धनवान है? वाह, हमारी तथाकथित फ्रोजन हॉट प्रिंसेस आखिरकार अपनी उपाधि छोड़ रही है। क्या हमें उसके लिए खुश होना चाहिए? हे भगवान, मैं इतना भावुक हो गया हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं ये देखकर बहुत भावुक हूँ कि क्लॉडिना आखिरकार अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पा रही है। यहाँ हम चलते हैं, होस्ट। इस समय क्लॉडिना ने कहा, उसकी आवाज़ भावना और प्रशंसा से भरी हुई थी। मैं उस आदमी का बहुत आभारी हूँ जिसने न केवल मुझे 2 बार बचाया, बल्कि ऐसा तब भी किया जब इसका मतलब खुद को खतरे में डालना था। उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा। मैं हमेशा उसकी प्रशंसा करूंगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि वह मुझे और दूसरों को ये याद दिलाए कि न्याय के लिए लड़ना ज़रूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। बधाई हो, आपको एक साथी मिल गया है। क्लॉडिना रिगल 20-55%। क्लॉडिना आथा के उल्लेखनीय कारनामों से अचंभित थी, जिसका उस पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा, जिसने उसके भीतर साहस और दृढ़ संकल्प की चिंगारी जलाई।
ये चिंगारी कई अन्य लोगों तक फैल गई, एक ज्वाला बन गई जिसने अन्याय के खिलाफ आंदोलन को हवा दी। अपनी महान उपलब्धि के लिए पुरस्कार के रूप में होस्ट को 60 वीआईपी पॉइंट दिए गए। होस्ट आर्थर गार्डनर। शेष 99 खरब 54 अरब 37 करोड़ 30,79,995 अमेरिकी डॉलर। बॉडी 70 उत्कृष्ट दिमाग 55 बहुत अच्छा। वीआईपी अंक 80 कौशल 3 ड्राइविंग 20 उन्नत आग्नेयास्त्र शूटिंग 20 उन्नत सामान्य मार्शल आर्ट 20 उन्नत भागीदार 2 एडना रॉस 22 80% क्लाउडिना रिगल 20 55% सिस्टम। टिप्पणी पता चला कि यह गर्मी नहीं थी बल्कि विनम्रता थी जिसने स्नो प्रिंसेस के दिल को पिघला दिया। अध्याय की रिपोर्ट करें। टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।